बच्चों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए आज हमें सबसे पहले यहाँ पर हम दो माध्यमों को देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग क्या है, किसी परमाणु की पूरी जानकारी हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिलती है। जैसे अगर हमें आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी भी बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता तथा उसके आयनिक आकार के बारे में जानना हो तो यह सारे फैक्टर्स हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से जान सकते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को हमने समझा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें अच्छे से पता होगा तो हम उसके सारे फैक्टर्स जैसे त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक कैरेक्टर, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं। पहला वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है और दूसरा कक्षक आरेख। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले कक्षकों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f, फिर यहां पे सीखा हमने 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चीजें हमने सीखी। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम यहाँ पे तीर का निशान देते हैं। तीर का निशान मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमने समझी, यहाँ पर ये चीजें हमने बच्चों बहुत समझी कि कैसे यहाँ पर तीर का निशान आपको देना है। ये बहुत जरूरी है आपको सीखना। तो देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F कक्षक में 40। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी हमने समझी और ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। एक यहाँ तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, यहाँ पे देखिए 1s और क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1s1। अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगी। तो हम उसे लिखेंगे हीलियम के लिए 1s2। यह 2 क्यों लिखा? क्योंकि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और यहाँ स्टार्टिंग 1s से हुई है। अब ठीक उसी प्रकार अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए हम क्या लिखेंगे? 1s2 और उसके बाद क्योंकि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम जा सकते हैं, इसके बाद हम 1s के बाद 2s कक्षक में आएंगे और 2s अगर 2 इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में जा चुके हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? यहाँ पर लिथियम को हम जानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात यहाँ पर जब 1s कक्षक पूरी तरह से भर जाएगा ऑफ-बोर नियम के आधार पर, उसके बाद हम 2s कक्षक में जाएंगे। तो यहाँ पर 2s1, यहाँ पर यह संख्या 2, 1 जैसा कि आप देख सकते हैं हमने A, B, C वहां पे लिखा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं।
बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा गया है और हम इसे खुद से भी लिखकर देखेंगे। तो यहाँ पर बोरॉन से लेकर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। हम कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का प्रयास करते हैं। तो आइए, तो बच्चों यहाँ पर हम जैसे सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, सिलिकॉन इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो अब हम यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। अब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है अर्थात 1s2। उसके बाद यहाँ पर जब 1s कक्षक भर जाएगा फिर हम आएंगे 2s में, 2s2। उसके बाद 2s2, देखिए तीर का निशान ऊपर से नीचे की ओर है अर्थात पहले 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2p6 और 2p में जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन फिर हम 3s में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3s1। इसके बाद देखिए अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के लिए भी हम वैसे ही करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और अंत में 3s2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 2 4 6 10 और 12। एल्यूमिनियम की बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2 के बाद बच्चों क्या आएगा, 3p1 आएगा। यहां पर क्या आएगा, 3p1 आएगा। यहां पर 3p1 आएगा। तो यहां पर हमने क्या समझा कि सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, 2 2 4, यहां पे 6 10 12, सॉरी बच्चों यहाँ पे 13 हुआ है, मतलब यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हो गया टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह अब यहाँ पर आप इन इलेक्ट्रॉन को जोड़ के देखिए, यहाँ पर यह 11 आएंगे। ठीक इसी प्रकार इन्हें जोड़ के देखिए, ये यहाँ पर 12 आएंगे। तो ठीक इसी प्रकार हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, आइए उसे देखते हैं। अब यहाँ पर बोरॉन का देखिए 1s2, 2s2, 2p1। बोरॉन का परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर 5 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 अर्थात परमाणु क्रमांक 1s2, 2s2, 2p2। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बच्चों स्क्रीन पॉज करिए और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपने से लिखने का प्रयास करिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक कितना भी हो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह एक माध्यम है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस तरीके से लिखने से हमें इसके संपूर्ण क्वांटम संख्या के बारे में पता नहीं चल पाता। तो अब हम एक दूसरा तरीका भी देखेंगे जहां हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो आइए उसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, F कक्षक में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसके बाद क्या हम समझते हैं कि S अगर है तो उसका मतलब एक कक्षक, P का मतलब 3 कक्षक जैसे PX, PY, PZ। D का अर्थ होता है 5 कक्षक, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², DZ²। F का मतलब होता है 7 कक्षक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे सोडियम का उदाहरण लेंगे। अगर हम सोडियम का उदाहरण लेते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बच्चों सोडियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हम लिखते हैं। इसके बाद इसका एक और तरीका है, अगर हम इसे आरेख के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, हम 1s के लिए एक कक्षक अर्थात एक बॉक्स, यहाँ पे 1s लिख दिया। 2s के लिए एक बॉक्स, तो यहाँ हमने 2s लिख दिया। इसके बाद 2p का अर्थ होता है p मतलब 3 कक्षक, तो यहाँ पर हमने 2p लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखिए 3s मतलब एक कक्षक, तो यहाँ पर अब देखिए s का मतलब एक
कक्षक यानी एक बॉक्स, p का मतलब 3 कक्षक यानी 3 बॉक्स। अब 2s2, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर अप स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन, तो यहां पर इस तरह लिखा जाएगा 2s2 अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन। 2p6, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले इस कक्षक में आएगा, फिर इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इस तीसरे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहां पर फिर से इलेक्ट्रॉन, यहां पे इस तरह फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, 3s1 अर्थात यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह लिखेंगे। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए दो तरीके हैं, और सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, ये है। इस यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखने से हमें क्या समझ में आता है, यहां पर उस इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं बच्चों यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखिए, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां पर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहां पर n की संख्या 3 मतलब तीसरे कोश में है, l की संख्या 0 अर्थात ये s कक्षक में है, ml की संख्या यहां पर 0 होगी, यहां पर ml की संख्या 0 होगी। यहां पर ml की संख्या बच्चों 12 + 1 मतलब यहां पे एक कक्षक होगा। यहां पे अगर हम निकाले कक्षक, तो यहां पर कक्षक 2l + 1 से हमें यह पता चलेगा कि यहां पर एक कक्षक होगा। फिर उस कक्षक का मान क्या होगा, ml, यहां पर ml की संख्या 0, उस कक्षक का मान 0 होगा। फिर यहां पर बात करें ms की, तो यहां पर ms यानी स्पिन +½ होगा। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारी मिलती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सही तरीका है और ये आपको लिखने आना ही चाहिए। मोस्टली हम कैलकुलेशन के टाइम इसको ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पर सीखा दोनों तरीके से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहां पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं और समझा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर अब यहां पे देखिए हमने दो तरीके से संकेत लिखना सीखा। पहले संकेत यानी जो हमने 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1 वो संकेत, और दूसरा आरेख के माध्यम से। तो पहले संकेत की तुलना में दूसरा संकेत का लाभ यह है कि इससे चारों क्वांटम संख्या हमें पता चली। हमने देखा n, l, m, ml, ms सभी बातें हमें यहाँ पर पता चली। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में होता है। अब यहाँ पर हमें इसका क्या उपयोग है, हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें यह आरेख बनाने आना चाहिए, या आरेख हमें बनाना आना चाहिए। इसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षकों में भरते हैं। जो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है उसे हम 1s कक्षक कहते हैं। अतः हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। जो हमने देखा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा। फिर हमने यहां पर देखा कि कैसे दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से विपरीत स्पिन यानी प्रचक्रण में होते हैं। उसे कक्षक आरेख के द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरेख के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन पाउली अपवर्जन सिद्धांत के कारण 1s कक्षक में नहीं जा सकता। बच्चों यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि s कक्षक में, देखिए बच्चों यहाँ पर s कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो जब 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, उसके बाद अब s में और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा लिथियम का, 2s कक्षक पे। तो यहीं पर ये बात लिखी हुई है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, पहले कक्षक यानी 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, वह 2s1 में आएगा। यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं,
हमने इसे भी समझा कि कैसे हम आरेख की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग क्योंकि यहाँ पर हमें चारों क्वांटम संख्या मिलती है और चारों क्वांटम संख्या को हम जान सकते हैं कि उसका वो किस कोश में उपस्थित है, उसका उपकोश क्या है, उसके ml का मान क्या है, उसकी प्रचक्रण यानी ms स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन को हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसे समझते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक और तरीका है, आइए देखते हैं। जैसे हमने नियॉन लिया, यह एक नोबल गैस, एक उत्कृष्ट गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, अर्थात 1s2 2s2 2p6, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद सोडियम आता है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बच्चों इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए, यह नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है। अब यहां पर अगर हम इस हिस्से को नियॉन से रिप्लेस कर दे तो कैसे लिख सकते हैं? सोडियम का 11 होता है और यहां पे नियॉन और यहां पे लिखा 3s1। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि ये 3s1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है या संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां पर जो बाकी नियॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स गए वो क्या होंगे? वो यहां पर कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 13 अर्थात 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 के बाद क्या होगा बच्चों? यहां पर 3p1 3p1। अब देखिए नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के सबसे निकटतम है, सबसे निकटतम उत्कृष्ट गैस कौन है? नियॉन। तो यहां पर हमने इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नियॉन से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे देखिए हमने इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नियॉन से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे लिख दीजिए नियॉन, और यहां पे 3s2 3p1, यह हमारा क्या होगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर इसे लिख दीजिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह भी आप, और ये हमारे कोर इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे। तो बच्चों यहां पे देखते हैं, यहां पर एक उदाहरण हमने लिया, सोडियम का ही लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कैसे हमने 1s2 2s2 2p6 को रिप्लेस किया है नियॉन, जो एक उत्कृष्ट गैस है। अब बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए लिखा है स्कैंडिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, प्रारंभ करने पर एक नया लक्षण दिखाई देता है। वो क्या लक्षण है? 3D कक्षक की ऊर्जा 4p कक्षक की तुलना में कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। आइए से देखते हैं स्कैंडिनियम के परमाणु क्रमांक की सहायता का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए स्कैंडिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। तो यहां पर हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 2p6 के बाद क्या आएगा? 3s2 3s2 के बाद बच्चों क्या आएगा? 3p6। अब यहां पर 3p6 के बाद आएगा 4s2, और 4s2 के बाद क्या आएगा यहां पर बच्चों? 3d1। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन गया, फिर 3d में। तो बच्चों ये तो हमारा एक माध्यम हुआ जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब इसको जरा जोड़ के देखिए, 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और ये 21। तो यहाँ पे 21 हो गया। अब इसे जरा सजा के लिखते हैं, सजाना भी बहुत जरूरी है। अब हम सजाने का अर्थ क्या है कि पहले कोश के इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखिए और दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखिए। तो देखिए इसे हम कैसे और अच्छे से लिख सकते हैं। यहां पर पहले कोश में देखिए 1s2, तो पहले 1s2, फिर देखिए 2s2 2p6, तो इन्हें एक साथ लिखिए। यहां पर कैसे लिखेंगे? 2s2 2p6। उसके बाद यहां पे देखिए 3s2
3p6 और यहाँ पे 3d1 है, तो इसे लिखेंगे 3s2 3p6 3d1, पहले 3d1 और उसके बाद 4s2। हमने इसे क्यों लिखा? यहाँ लिखने का कारण यह है कि प्रथम जो पहला कोश है, जैसे पहले कोश का n यानी मुख्य क्वांटम संख्या 1 होता है, तो पहले कोश के इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखा, दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर पहले 4s में इलेक्ट्रॉन गया फिर 3d में, क्योंकि अगर आप n+l का उपयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप n+l का उपयोग करेंगे 3d और 4s में, तो यहाँ पर 3d की वैल्यू 5 आएगी और यहाँ पर ये 4, अर्थात 3d का जो ऊर्जा है वो ज्यादा होती है 4s से। तो यही कारण है कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद 3d में। लेकिन यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या 3 है और वहां 4, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी कोश के इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखेंगे, अर्थात अगर पहला है, पहला मुख्य क्वांटम संख्या 1 के इलेक्ट्रॉन को एक साथ, सेकंड को एक साथ, थर्ड को एक साथ और फोर्थ को एक साथ। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है वैसे ही लिखिए और बाद में उसे देख लीजिए कि सारे क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या अगर n है, n की संख्या 1 है तो वहां पे एक साथ लिखिए, अगर n की संख्या 2 है तो वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लिखिए, नहीं तो कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पर सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। तो स्कैंडिनियम से प्रारंभ करने पर एक नया लक्षण दिखाई देता है, 3d कक्षक की ऊर्जा 4p कक्षक की तुलना में कम है। रीजन देखा n+l, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर 3d का n+l का मान 5 आता है, 4s का 4 आता है, तो यहाँ पर 3d की ऊर्जा ज्यादा होती है 4s से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैं क्रोमियम और कॉपर के बारे में बताने जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इसका रीजन भी यहाँ पर लिखा हुआ है और हम अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। तो आइए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। बच्चों चलिए अब क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, 24, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद यहाँ पर आएगा 2p6 के बाद आपको लिखना है बच्चों 3s2 फिर 3p6, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर लिख सकते हैं 3p6, उसके बाद यहाँ पर 3p6 के बाद 4s2 फिर आएगा आपका 3d4। तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेकिन यहाँ पर 3d और 4s की ऊर्जा बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। अब जरा इसे सजा के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको थोड़ा करेक्ट करके, क्रोमियम 1s2 2s2 2p6, पहले मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो उसे लिखा, फिर मुख्य क्वांटम संख्या 2 है तो उसे लिखा, उसके बाद 3s2 3p6, फिर यहाँ पर 3d4 एंड 4s यहाँ पर आएगा बच्चों 2। तो यहाँ पर ये चीजें हमने समझी। अब यहाँ पे देखिए हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्रोमियम तथा कॉपर में 3d कक्षक में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन की जगह क्रमशः 5 और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 3d4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से आया है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन मिल कितने रहे हैं, 5। लाइन को पढ़िए, क्रोमियम तथा कॉपर में 3d कक्षक में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन की जगह क्रमशः 5 और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कारण क्या है कि आधे एवं पूरे भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा कम होती है। इसे समझते हैं। क्रोमियम तथा कॉपर में D5 और D10 विन्यास को प्राथमिकता मिलती है। यहां पे देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर 3d4 है और 4s2, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह गलत है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 3d में आ जाता है। रीजन क्या है कि इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होती है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मिलेगा वह होगा 1s2 2s2 2p6
फिर 3s2 3p6। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा 3d5 4s1। यहां पर ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब बात की जाएगी कि क्या ऐसा है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके आ सकते हैं? जी नहीं, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर आएगा। रीजन क्या है कि यहाँ 4 था और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये 3d 4d 5d के केसेस में होते हैं। मतलब यहाँ पर जो 3d और 4s की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही निकटतम है, मतलब दोनों की एनर्जी बहुत ही समान रूप से बहुत कम होती है, मतलब दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। यही कारण है कि 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने वहां पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है। अब बात करेंगे हम कॉपर की। तो कॉपर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पर बच्चों हम पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन देखिए यहां पर ये आएगा आपका 3d9 4s2। यहां पर ये 3d9 4s2 आएगा, लेकिन आपको 3d9 4s2 नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर होगा 3d10 4s1। तो ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहां पर हम ये चीजें यहां पे देखते हैं कि क्रोमियम और कॉपर में 3d कक्षक में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन की जगह हमें 5 तथा 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। रीजन क्या लिखिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बोलिएगा कि वहां पर जो आधा भरे हुए कक्षक होते हैं और जो पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं, मतलब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये एक्स्ट्रा स्थायी होते हैं। तो ये इसका रीजन है। अधिक स्थायी होने के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है। क्रोमियम तथा कॉपर में D5 और D10 विन्यासों को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पॉज करिएगा और इसको नोट करिएगा, ये बहुत ज्यादा, और एग्जाम्स में सिर्फ एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। P3 P6, जैसा कि हम जानते हैं कि P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, F में 40। तो यहां पर अगर इन सभी वैल्यू को हम आधा कर दें तो P में 3 इलेक्ट्रॉन, D में 5 और F में 7, और ये सभी स्थायी होते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह ज्यादा स्थायी होगा। तो ये चीज यहां पे बताई जा रही है। अब यहां पर हम पूर्ण रूपित और जो आधे भरे हुए कोश है उनके बारे में समझते हैं। किसी तत्व की तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी न्यूनतम ऊर्जा से संबंधित अवस्था होती है। मतलब जैसे कि किसी भी परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यहां पर हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो वह उनका ग्राउंड स्टेट है, एकदम पहला स्टेट जो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा, तलस्थ अवस्था। तो वहां पर उसकी एनर्जी एकदम न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। जैसे यहां पर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन की तलस्थ अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1। लिथियम की तलस्थ अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1। कुछ तत्व जैसे कॉपर तथा क्रोमियम, यहां पर हमने देखा कॉपर तथा क्रोमियम का केस, यहाँ पे दो उपकोष 4s तथा 3d की ऊर्जाओं में बहुत कम डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे हमने क्या समझा कि 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों गया? रीजन ये था कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, स्थायित्व बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3d और 4s के ऊर्जा में एनर्जी का जो डिफरेंस था बहुत कम था बच्चों। यही कारण है एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष s से अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये रीजन अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों अलग है, तो आपको ये रीजन उन्हें बताना होगा। बच्चों अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।